अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था, जिसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम। इसके अलावा मेंडल से रिलेटेड जितने प्रश्न बनते हैं, मेंडल के 3 नियम, मेंडल के सफलता के कारण, मेंडलवाद, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है। आप इसको पढ़ लीजिए, आगामी परीक्षा में 100% यहाँ से आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो ऑप्शन है आपके कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसके बाद स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो इन चारों में से प्रश्न पूछा गया, मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन पूछा गया प्रारूप। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही होगा। और यही ऑप्शन पूछ लेता है कि मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीन, तो आपका ये तीसरा ऑप्शन सही होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब लंबा पूछेगा तो इसको इंडिकेट करते कैपिटल टी से। अगला प्रश्न है आपका, स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। पहला चैप्टर जॉब प्रक्रम से ही लिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण यानी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हो। भोजन कौन बना पाते हैं? हरे पेड़ पौधे बनाते हैं। और एक जीव है जो प्रोटोजोआ, संघ प्रोटोजोआ का है, उसका नाम यूग्लिना है। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? ऑप्शन है आपके क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत और हाइड्रोजन परत। इस पर मैं डिटेल से पहले भी वीडियो बना चुका हूं और आप देखिए ये ऑप्शन सही है, ओजोन परत। आपने पढ़ा होगा कि सूर्य के प्रकाश जो आता है, रेज आती हैं, किरणें, उनमें कौन सी कलर होता है? विब जियोर, ये याद रखिएगा। और इसके आगे एक रेज होती है जिसको बोलते हैं इंफ्रारेज, और इसके आगे होते यूवी रेज। तो इसी को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें। और इसको रोकने का काम कौन करती है? ओजोन परत करती है, जिसे पृथ्वी का छतरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मूत्र निर्माण होता है। तो यूरिन का निर्माण कहाँ पर होता है? 99% लोग गलत करते हैं। वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में। लोग अधिकतर मारते हैं वृक्क में। वृक्क में नहीं होगा, यकृत, जिसको लीवर भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। और यकृत में पित्त का भी निर्माण होता है। वृक्क जो किडनी होती है, छानने का काम करता है, निर्माण का नहीं। तो सही ऑप्शन आपका यकृत, लीवर होगा। अगला ऑप्शन है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपका पेप्सिन एंजाइम, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। प्रश्न बहुत सही पूछा गया है और यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही होगा सेकेंड ऑप्शन होगा, जिसको एमिलेस सेलेवरी एंजाइम भी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है टाइलिन एंजाइम। याद रखिए कौन सा? टाइलिन एंजाइम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, टाइलिन एंजाइम या एमिलेस। तो यहाँ पर आपको घबराने की बात नहीं है, तो लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो ऑप्शन है आपके जल का, खनिज लवण का, प्रकाश ऊर्जा का या ऑक्सीजन का। तो अवशोषित क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों की पत्तियों में, और पत्तियां इसी वजह से हरी होती हैं। और ये प्रकाश ऊर्जा का क्या करती हैं? अवशोषित करती है। और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती हैं। और इस प्रकार भोजन का निर्माण पेड़ पौधों में, यानी हरे पत्तियों को क्या कहते हैं? किचन कहते हैं। और इसी में भोजन का निर्माण होता है पत्तियों में। इसमें दो तरह के भाग होते हैं क्लोरोफिल में, एक को बोलते हैं ग्रेना और दूसरे को बोलते हैं स्ट्रोमा। अगला ऑप्शन है आपका, जौ विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, चार्ल्स डार्विन, जगदीश चंद्र बोस, ग्रेगर जॉन मेंडल
या हरगोविंद खुराना। तो पूछा है जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो कौन होंगे यहाँ पर? सही ऑप्शन आपके चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक भी लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखिएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और चार्ल्स डार्विन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। तो अंडाशय से, प्लेसेंटा से, वृक्क से या फैलोपियन ट्यूब से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा प्लेसेंटा से। जैसे आप देख रहे हैं इमेज, तो ये जो एक नली आई है इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के द्वारा ही जो नौ बच्चा होता है वो माँ के गर्भ से क्या होता है, जुड़ा होता है, और इसी प्लेसेंटा के द्वारा सभी चीज़ें बच्चे को मिलती रहती है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर नहीं आता है तो प्रश्न को आप 2 बार पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विषम पोषी नहीं है? विषम पोषी का मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या होते हैं, स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो विषम पोषी में आते हैं। जैसे फफूंदी यानी फंजाई हो गया, फीता कृमि, ईस्ट और मनी प्लांट। तो इसमें से देखा जाए कौन सा विषम पोषी नहीं है, तो मनी प्लांट, क्योंकि एक प्लांट है और ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। बाकी सभी तीनों जो भोजन अपना स्वयं नहीं बना पाते, ये सभी विषम पोषी है, और एक मात्र है जो विषम पोषी नहीं है, ये स्वपोषी है। अगला प्रश्न है आपका जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन से आपका प्रश्न मिलता है और इसलिए आप विटामिन पर डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन यहाँ पर ए होगा, छूट गया है, और विटामिन के। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? विटामिन सी, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी जो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी सभी जितने विटामिन बचते हैं जैसे ए, डी, के, ई, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है आपका बोमेन संपुट किसका भाग है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोमेन संपुट किसका भाग है? तो उदर का, यकृत का, अग्नाशय का या वृक्क का। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। ये जो बोमेन संपुट है ये वृक्क का भाग है। जब आप किडनी देखोगे इमेज, तो किडनी में ये रहता है। आवृतबीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये फ्लावर वाले पार्ट से पूछा गया है। पुष्प में ऑप्शन है आपका जायांग, पुमंग, बीजांड, परागनलिका। तो नर जनन अंग को हम पुमंग बोलते हैं, ऑप्शन आपका ये सही है, और मादा जनन अंग को जायांग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे गाइनोसियम, इसको बोलेंगे एंड्रोसियम, कहीं कहीं पुंकेसर भी मिल जाएगा, और इसको स्त्री केसर भी कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत नहीं है। यानी डार्विन के यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अकॉर्डिंग इसमें प्रिंसिपल पूछा गया है जीवन संघर्ष, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, युगतम की उत्तरजीवता, नई जातियों की उत्पत्ति। तो डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर आपका ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा ये वाला? क्योंकि ये जो अंगों का उपयोग और अनुपयोग किसका है, लैमार्क का है। लैमार्क ने बताया कि जिराफ की गर्दन यानी अपने गर्दन का जब धरती पर सभी छोटी वनस्पतियां समाप्त हो गई तो केवल पेड़ पौधे बड़े बड़े बचे, तो अपने गर्दन और अगले पैर को उचक उचक के पेड़ों की पत्तियों को खाते थे। इसीलिए जो उनके गर्दन थे धीरे धीरे उनमें रूपा चेंज हुआ और उनके क्या हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी गर्दन क्या हुई, लंबी होती गई। तो यहाँ पर पूछा गया नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन सही है। बाकी इनके अकॉर्डिंग जीवन संघर्ष है, योग्यतम के उत्तर जीवता है, नई जातियों की उत्पत्ति, ये डार्विन के अनुसार है। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन डार्विन के नियम को फॉलो नहीं करता सिद्धांत को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पराग कोष में पाए जाते हैं? तो ये तो कई बार प्रश्न आ गया है। तो पराग कोष में क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है। अगला प्रश्न है पादप में जाइलम का कार्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। जल का संवहन, ऑक्सीजन का वहन, भोजन का वहन या अमीनो अम्ल का। तो जाइलम के जगह पर क्या होगा, जल का, और यहाँ फ्लोएम दिया होता तो भोजन का वहन। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी है,
ये भी इम्पोर्टेंट है। हृदय के स्पंदन के लिए, सोचने के लिए, शरीर का संतुलन के लिए, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा सोचने के लिए। हृदय के स्पंदन यानी हम दिमाग से नहीं रोक सकते। आप एक बार सोच के देखिए कि हृदय के धड़कनों को आप रोक सकते हैं? यानी हृदय जो पंप कर रहा ब्लड को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हम अपना सोचना रोक सकते हैं। कोई बात सोच रहे हैं तो हमें ये सोच लूँगा कि नहीं सोचना है, तो आप रोक सकते हैं। इनमें से बाकी जितने हैं, क्योंकि यह ऑटो नर्वस सिस्टम स्पाइनल कार्ड के द्वारा होता है, बाकी जो होता है दिमाग के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, उद्ध विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इम्पोर्टेंट है। चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु से। तो हमारी किससे अधिक समानता मिलती है? तो चिंपैंजी से। हमारी जो डीएनए है 99% डीएनए जो होते हैं चिंपैंजी से मैच होता है, इसीलिए हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज हैं चिंपैंजी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है? तो आपको पता होगा कि मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। ये ऊपर वाला आलिंद हो जाएगा और नीचे वाले दोनों निलय हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये आपका तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो जड़ों में, रंध्रों में, वातरंध्रों में, उपर्युक्त सभी में। तो द्वार कोशिकाओं को ही हम गार्ड कोशिकाएं भी कहते हैं। और ये किस में पाई जाती हैं? ये आप डायग्राम समझ में आ रहा होगा, रंध्रों में पाई जाती हैं, ठीक है, जिसको स्टोमेटा कहते हैं, गार्ड सेल। अगला प्रश्न है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तो कौन सा भाग है? तना, पत्ती, जड़ या प्रकलिका? तो इनमें से कौन सा कायिक प्रवर्धन के लिए सबसे अनुकूल भाग? तो यहाँ पर जड़ होगा करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो जाइगोट क्या है? क्योंकि ये निषेचन के बाद जाइगोट बनती है। पहले मान लीजिए फीमेल से एग आया और मेल से स्पर्म आया, जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो एक कोशिका बनती है। ये एन होता है और ये भी एन होता है। एन का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मान लीजिए किसी एडल्ट में क्रोमोसोम की संख्या यानी मेल और फीमेल में 46 है, तो इससे स्पर्म बनेगा तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 हो जाएगा। किसी मादा में क्रोमोसोम की संख्या 46 है और इससे एक बनेगा तो इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। जब ये दोनों यानी एग सेल और स्पर्म सेल जब आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर 2n बनाते हैं। 2n का मतलब हो गया कि डिप्लॉयड हो गया। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 46। तो यही प्रश्न पूछा गया, जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो ये जाइगोट है और 2n, और यहाँ पर आपको x दे दिया है, तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं। तो यही ऑप्शन होगा 2x, यानी यहाँ पर जो क्रोमोसोम की संख्या होगी डबल होगी, यानी 2x बराबर होता है 2n, यानी क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 23 में 2 से गुणा कर देंगे 46 आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मुकुलन पाया जाता है? तो ये कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मैनिया में या उपर्युक्त सभी में। तो आपका ऑप्शन सही है हाइड्रा में। हाइड्रा नहीं दिया होगा तो ईस्ट याद रखिएगा, ये ईस्ट में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है? तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या जल विद्युत। तो जीवाश्म ऊर्जा कौन सा है? कोयला है। बाकी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत ये नवीनीकरण ऊर्जा है। नवीनीकरण का मतलब ये ऊर्जा भविष्य में समाप्त नहीं होगी, लेकिन जीवाश्म ऊर्जा जो होगा फ्यूचर में जो होगा ये क्या हो जाएगा? एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल ये भी क्या है? जीवाश्म ऊर्जा है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन अंग का भाग नहीं है? इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन है आपका है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, भाग नहीं है पूछा गया, याद रखिएगा। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिम्बवाहिनी नली। तो यहाँ पर कौन सा? शुक्रवाहिका, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है, ना कि मादा का। तो यहाँ पर आपके 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं।
फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके आगे 50 तक हो गया, फिर 51 से लेकर आपके 75, 75 से लेकर 100 तक, इस तरह के 25-25 प्रश्नों की सीरीज आपको कंटिन्यूअस मिलेगी। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।